जय हिंद मित्रों, आज का हमारा अध्याय है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। आइए समझते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र में एक शब्द है पाचन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाचन किसे कहते हैं, पाचन क्या होता है। भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। भोज्य पदार्थ का मतलब जो भी हम भोजन के रूप में लेते हैं, उनके जो बड़े बड़े अणु होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके छोटे छोटे अणुओं में या पार्टिकल्स में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ठीक है, इसे कहते हैं पाचन। अब इस पाचन तंत्र जो है, इस पाचन तंत्र में एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, और इसमें कुल 5 सम्मिलित होते हैं। कुल कितनी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, 5 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। सबसे पहली प्रक्रिया का नाम है अंतर्ग्रहण, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, इंजेशन। अब अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है, अंतर का मतलब अंदर की ओर, ग्रहण का मतलब लेना, अंदर की ओर लेना। तो क्या अंदर की ओर लेंगे हम, भोजन को। तो भोजन का शरीर के अंदर जाना है क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन को हम मुंह में ले जाना, भोजन को मुंह में ले जाना का मतलब भोजन को जो हम खाते हैं उसे शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। का मतलब हम भोजन का निवाला एक उठाते हैं और अंदर डालते हैं, तो ये कौन सी प्रक्रिया है, अंतर्ग्रहण। इसके बाद होता है पाचन। जब हम भोजन को शरीर के अंदर मुख में डाल देते हैं, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, पाचन। का मतलब जो हम खाए हैं उसके अंदर जो जटिल अणु है वह तोड़ देता है, किसमें, सरल अणु में। का मतलब जो बड़े बड़े अणु है उसको किसमें तोड़ देता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। और ये तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। अगला तीसरी प्रक्रिया है अवशोषण। और अवशोषण करते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। ध्यान देंगे, जो जटिल अणु सरल अणु में टूट गए हैं और इनमें जो पोषक तत्व थे, उन पोषक तत्वों को किसमें मिला दिया जाएगा, ब्लड यानी रक्त में मिला दिया जाएगा। तो पोषक तत्वों का रक्त में मिल जाना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। इसके बाद चौथी प्रक्रिया हमारी आती है आत्मसात, जिसे बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इसका मतलब होता है जो पोषक तत्व हमारे ब्लड में चले गए हैं और वह ब्लड से हमारे बॉडी के पूरी कोशिकाओं में ले जाएगा, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आत्मसात हो गया। क्या हो गया, आत्मसात। ठीक है, उसे हम कहते हैं आत्मसात। पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं में ले जाने की प्रक्रिया आत्मसात कहलाती है। पांचवा हमारी प्रक्रिया है उत्सर्जन, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट या खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। हमारे अंदर भोजन करने के बाद जो अंतिम रूप में क्या बचता है, अपशिष्ट पदार्थ, जो मल बचता है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहलाती है। तो ये 5 प्रक्रियाएं होती हैं और ये पांचों प्रक्रियाओं को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको, अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन को। ठीक है, तो जब हम भोजन लेंगे तो सबसे पहले किसमें रखते हैं भोजन को, अपने मुख यानी मुंह में। और जो हमारा मुख यानी मुंह होता है उसमें दांत होता है, लार ग्रंथियां होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, दांत को, फिर उसके बाद पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के बारे में। जब हम भोजन को मुख में रखते हैं तो हमारे दांत अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो पहले हम दांत के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। दांत का अध्ययन डेंटोलॉजी कहलाता है। यदि हम दांत के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी। अच्छा, ये जो दांत होता है हम लोग का, ये दांत किसका बनाता है, तो कैल्शियम फास्फेट का बनाता है। किसका बनाता है, कैल्शियम फास्फेट का। ठीक है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस ये 2 मुख्य तत्व होते हैं जो हमारे दांत और हड्डियों को भी बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, जो दांत होता है इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग है इनामेल, दूसरा है डेंटाइन और तीसरा है चेम्बर। यहाँ पे इसको हम समझते हैं चित्र के मदद से। यह एक दांत की संरचना है और जो सबसे बाहरी भाग होता है, एकदम सबसे ऊपरी लेयर जो परत होती है, जैसे इसकी परत हम बात करेंगे तो क्या है, हमारी चमड़ी। ऐसे ही दांत की सबसे जो बाहरी परत होती है उसे हम कहते हैं क्या, इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल कहते हैं। दांत के अंदर जाएंगे, इस इनामेल के अंदर तो एक बड़ी संरचना दिखाई देती है जो ज्यादा एरिया कवर करती है, उसे कहते हैं क्या, डेंटाइन। क्या कहते हैं, डेंटाइन। और डेंटाइन के अंदर जाएंगे तो जो खाली संरचना होती है उसे हम कहते हैं पल्प चेम्बर। क्या कहते हैं, पल्प चेम्बर। इसी के अंदर रक्त नलिकाएं या नर्व्स होती हैं। जो रक्त नलिकाएं और जो नर्व्स होती हैं वह इसी पल्प चेम्बर के अंदर ही होती है, रूट में, यहाँ पे इसे रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये थी दांत की संरचना। सबसे बाहरी परत इनामेल, उसके अंदर डेंटाइन, उसके अंदर पल्प चेम्बर, और इसी में नसें होती हैं और तंत्रिकाएं यानी कि नर्व्स होती हैं। अब हम देखते हैं
कि जो ये इनामेल है यह सबसे कठोर है, पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है कौन? इनामेल। और सबसे चमकीला भाग पूरे शरीर में भी कौन है? इनामेल। तो इनामेल जो होता है यह शरीर का सबसे कठोर या मजबूत भाग है और चमकीला भाग होता है। अगर बात करेंगे कि दांत का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो दांत का सबसे बड़ा भाग होता है कौन? डेंटाइन। जो डेंटाइन होता है यह दांत का सबसे बड़ा भाग होता है। और तीसरा कौन होता है? चेम्बर, जिसमें नसें और तंत्रिकाएं होती हैं। अब हम देखते हैं दांत के प्रकार। तो दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक जिसे इंसिजर कहते हैं, दूसरा है रद्नक जिसे केनाइन कहते हैं, तीसरा है अग्रचवड़क जिसे प्रीमोलर, और चौथा है चौवड़क जिसे हम मोलर कहते हैं। अब इन दांतों के कार्य को यानी काम को समझते हैं, ठीक है, कि किसका क्या काम होता है। इसमें जो कृंतक होता है इसका काम होता है भोजन को पकड़ना और काटना, ठीक है। यह भोजन को पकड़ने में और काटने में मदद करता है, ठीक है। जैसे देखेंगे आप छोटे बच्चों को, जब जो बच्चा छोटा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी अपनी उंगलियां जो है उसके मुंह में ऐसे डालते हैं, चेक करते हैं, देखिए काटता है कि नहीं काटता है, और ये पकड़ाते कभी वो धो लेता है कचकचा के एकदम, ठीक है। तो किससे काटता है? इसी कृंतकवा से पकड़ लेता है, और जब काटता है तो कचकचा के ना तो मजा आ जाता है ना, मजा आता है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसका काम होता है क्या? भोजन को पकड़ना और काटना। दूसरा है रद्नक जिसे हम क्या बोलते हैं? केनाइन कहते हैं। इसका काम होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। यही है जो भोजन को चीरने और फाड़ने में काम आता है। अब अगला है अग्रचमड़क और चमड़क। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि भोजन को अच्छी तरह से खूब पीसते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? भोजन को अच्छी तरह से पीस लेते हैं, जैसे सील लोढ़ा की तरह ही काम करते हैं। किसकी तरह? सील और लोढ़ा की तरह काम करते हैं। देखते हैं ना, सीलिया को कुछ लोग क्या करते हैं? लोढ़ा बस खूब दौड़ कचर देते हैं, क्या कर देते हैं? दौड़ कचर देते हैं, एकदम खूब अच्छे से पीस देते हैं, पिसा जाता है, ठीक है। इसी तरह यह दोनों है अग्रचमड़क और चौवड़क, ये क्या करते हैं? अच्छी तरह से भोजन को पीस देते हैं। अब हम समझते हैं हमारे जो दांत हैं वह एक ऊपरी जबड़े में है और निचली जबड़े में है, और दोनों का सीक्वेंस सेम है, एक ही जैसा है, ठीक है। तो किसी एक जबड़े के दांतों को हम समझ लेंगे तो सेम टू सेम उसी के जैसा जो है दूसरा वाला उसी सीक्वेंस में है। तो आइए जो हम किसी एक जबड़े की दांतों को समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये ऊपरी जबड़े की दांत है। ये किसके दांत हैं? ये ऊपरी जबड़े के दांत हैं। अब इसको हम समझते हैं। आइए, ये जो आगे की जो 4 दांत होते हैं, आगे के ये जो डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे इधर, ये जो डॉट डॉट लगा हुआ है, ये आगे की जो 4 दांत होते हैं इसे क्या बोलते हैं? कृंतक या इंसिजर कहते हैं, ठीक है। ये जो आपके आगे के 4 दांत चियारिए, जरा चियारिए ना, अरे दांत चियारिए, हाँ, ये जो आगे के 4 दांत दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? कृंतक कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इंसिजर बोलते हैं। अब इन कृंतक के दोनों साइड एक और एक इधर क्या होता है? रदनक होता है। कृंतक से ही सटा हुआ होता है कौन? रदनक, एक एक होता है। अब इन रदनक को ध्यान देंगे, ये है रदनक, ये है रदनक, ये क्या है? रदनक, ये नुकीला टाइप में होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? रदनक। अब इस रदनक के बगल में होता है कौन? अग्रचवड़क, जिसे क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर कितना होता है? 1 और 2 प्रीमोलर होता है, ठीक है। अच्छा, इस प्रीमोलर के बगल में होता है कौन? हमारा मोलर, 1 2 3, जिसे क्या बोलते हैं? चौवड़क कहते हैं। अब इनकी हम संख्या को समझते हैं, समझेंगे इधर कि एक ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। ये जो कृंतक होता है ये संख्या में कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। जो रदनक होता है एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है, ये संख्या में कितना होता है? 2 होता है। और अग्रचवड़क कितने होते हैं? तो एक अग्रचवड़क ये और दूसरा अग्रचवड़क ये, कितने हो गए? 2 तो इस साइड हो गए और ऐसे इधर हो जाएंगे, कौन कितने? 2। एक तो हो गया ये और दूसरा हो गया ये, तो 2 और 2 कितने अग्रचवड़क? 4 हो गए। और जो चौवड़क यानी मोलर जो होता है, तो ये है पहला मोलर, दूसरा मोलर, ये होता है तीसरा मोलर, और इधर हो गया पहला, दूसरा और तीसरा मोलर। तो 3 इधर मोलर और 3 इधर मोलर, कितने मोलर हो गए? 6 मोलर हो गए। का मतलब कितने? 6 चवड़क हो गए। तो ये होती है संख्या। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। अब इनको जोड़ते हैं, 4 2 6 4 10 10 6 16। तो टोटल एक जबड़े की बात कर रहे हैं। हमने कौन सा जबड़ा लिया था? ऊपरी जबड़े की बात किया था। तो एक ऊपरी जबड़े में कितने हैं? 16। तो निचले जबड़े में भी कितने होंगे? 16। तो 2 का क्या कर देंगे? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 32। इसका मतलब कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। लेकिन ये एडल्ट में, वयस्क में कुल 32 दांत होते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि इनमें से बच्चों में कौन कौन से दांत नहीं होते हैं या होते हैं।
तो जो बच्चों में प्रीमोलर होता है का मतलब अग्र चमड़क होता है वह एक कभी नहीं होता है, जीरो होता है। ध्यान में रखेंगे इधर कि बच्चों में जो होता है अग्र चमड़क वो एक कभी नहीं होता है। अच्छा, बच्चों में जो मूलर होता है का मतलब जो चमड़क होता है, ठीक है, उसमें और कौन नहीं होता है, तो तीसरा मूलर। इधर ध्यान देंगे, पहला मूलर, दूसरा मूलर, तीसरा मूलर। ये जो तीसरा मूलर होता है, ये तीसरा मूलर यह बच्चों में नहीं होता है। अब अगला फैक्ट है हमारा थर्ड मूलर। इस थर्ड मूलर को हम बुद्धि दांत या अक्ल दाढ़ कहते हैं, ठीक है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ये दांत होता है सबसे अंतिम वाला थर्ड मूलर, ये बुद्धि यानी अक्ल आने के बाद निकलता है, ठीक है। इसलिए जो है इसको बुद्धि दांत भी कहते हैं, ठीक है। ये जानते रहेंगे आप। अब हम आगे देखते हैं जीवन काल के आधार पर दांत के प्रकार। तो जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थायी दांत और दूसरा है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, 12। और अस्थायी दांत किसे कहते हैं, वह दांत जो जीवन काल में केवल एक बार निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, अस्थायी दांत, ठीक है। केवल कितनी बार निकलते हैं, एक बार निकलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत बोलते हैं। अस्थायी दांत क्या होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या होती है 20, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। और वे दांत जो जीवन काल में केवल 2 बार निकलते हैं, कितनी बार निकलते हैं, 2 बार, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत का मतलब केवल एक ही बार निकलेगा जीवन काल में, और अस्थायी दांत का मतलब होता है कि जीवन काल में 2 बार निकलता है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, ठीक है। तो ये था जीवन काल के आधार पर क्या, दांतों की संख्या, ठीक है। तो ये जो 4 आगे के दांत होते हैं ये ज्यादा थोड़ा मायने रखते हैं, सही बात है, आप लोगों को भी पता होगा, ज्यादा मायने रखते हैं। पता चला कबो को पता चला कि चल रहे हैं, अब मुँहे बगल गिर गए, अब मुँहे बगल गिर गए, टूट गया कौन, आपका कौन, कृंतक, इंसिजरवा जो टूट गया, और टूट जाता है तो बहुत ही बेकार है, लगता है कि गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, स्वभाव आता है दांतों की कौन, ये कोनो कोनमा के टूट जाएगा तो चलेगा, ठीक लगता है, लेकिन ये अगवा का टूट जाता है ना, जिससे लगता है कि गेटवे ऑफ इंडिया हो गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हमने देखा दांतों के बारे में कि दांत कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और दांत के प्रकार कितने होते हैं। अब हम समझेंगे क्या, लार ग्रंथि को। दांत का काम क्या था, दांत का काम होता है क्या, भोजन जो हम खाए हैं, जो हम अंदर भोजन लिए उसको क्या कर देना, अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा तोड़ देना, उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देना, पीस उस देना, कूच काट के थूर थार के एकदम बराबर कर देना। किसका काम होता है, दांत का। अब इसके बाद आएगा कौन, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां अपने अंदर क्या निकालेंगे, लार में निकालेंगी, ठीक है। तो अब हम समझेंगे किसके बारे में, लार ग्रंथियों के बारे में। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। यह 3 जोड़ी होती हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं यह 3 जोड़ी होती हैं, और संख्या में पूछेगा तो 6 होती हैं। जो लार ग्रंथियां होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ये संख्या में कितनी होती है, 3 इस साइड और 3 इस साइड होती है, तो संख्या में कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। और कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, आइए इसे हम समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहली है कर्णपुर ग्रंथि, जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। दूसरी है अधोअनु, जिसे हम सबमेंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। तीसरी है अधोजिह्वा ग्रंथि, जिसे हम सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कर्णपुर ग्रंथि के बारे में, पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। यह जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इन तीनों लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, पैरोटिड कर्णपुर ग्रंथि। और ये कहाँ स्थित होती है, तो हमारे कान के नीचे, ठीक है। ये जो हमारा कान का हिस्सा है, ठीक है, इस कान के नीचे अंदर की ओर स्थित होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, कर्ण। कर्ण मतलब कान, अपूर्व मतलब पहले, कान के पहले का मतलब कान की अंदर नीचे स्थित होती है। यह कितना लार बनाती है, तो यह 25% लार बनाती है पूरे का, पूरे 100% का केवल अकेले 25% कौन बनाता है, कर्णपुर ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड बनाती है। और यही वो पैरोटिड ग्रंथि है जिसमें कभी कभी क्या होता है, इसमें संक्रमण, जब इन्फेक्शन हो जाता है इस ग्रंथि के अंदर, तो यहाँ पे एक फुलाव हो जाता है, सूजन हो जाता है। आप लोग बहुत लोगों को ऐसे देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, सूजन, स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं गलसूवा। ये गलवा जो है सूज जाता है, माने इसमें सूजन आ जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, गलसूवा। तो गलसूवा क्यों होता है, जब यह पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णपुर ग्रंथि जो है संक्रमित हो जाती है, या बैक्टीरिया या किसी
छोटे वायरस से, तो इसमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, गलसुआ बीमारी। तो पूछेगा गलसुआ बीमारी में कौन सी लार ग्रंथि प्रभावित होती है, तो आप बताएंगे कर्णपूर्व ग्रंथि, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। अब हम देखते हैं दूसरे लार ग्रंथि के बारे में, जिसका नाम है अधोहनु ग्रंथि। यह जो है निचले जबड़े में स्थित होती है। जो हमारा निचला जबड़ा होता है, ये निचला जबड़ा, इसके अंदर नीचे की ओर स्थित होती है और उस पूरे लार का सबसे ज्यादा यही लार बनाती है। यह सबसे अधिक लार बनाती है। कितना परसेंट, 70% लार बनाती है। अधोहनु ग्रंथि, जिसे हम सबमेंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, यह पूरे इन तीनों ग्रंथियों में से सबसे अधिक लार कौन बनाता है, अधोहनु ग्रंथि 70% लार बनाती है। अब इधर देखते हैं, तीसरा है अधोजिह्वा ग्रंथि। यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछेगा तो पैरोटिड ग्लैंड, और सबसे छोटी होता है कौन, अधोजिह्वा सबलिंगुअल ग्लैंड। यह कहाँ स्थित होती है, तो यह जीभ के नीचे स्थित होती है। जो हमारा जीभ होता है उस जीभ के नीचे स्थित होता है कौन, अधोजिह्वा। इसका नाम पड़ गया, अधो मतलब नीचे और जीवा मतलब होता है जीभ। जीभ के नीचे स्थित ग्रंथि, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, अधोजिह्वा ग्रंथि। यह सबसे कम लार बनाती है। ध्यान में रखेंगे कि आपने देखा आपने कि सबसे अधिक लार कौन बनाता है, अधोहनु ग्रंथि, ठीक है। और पैरोटिड कितना बनाता है, 25%, ठीक है। यह जो होता है लगभग 5 से 10% बनाती है। कितना, 5 से 10% जो है लार बनाती है कौन, अधोजिह्वा ग्रंथि, ठीक है। तो सबसे पूछेगा सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तो हम क्या बताएंगे, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है कर्णपूर्व ग्रंथि। और सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन है, तो सबसे छोटी लार ग्रंथि है अधोजिह्वा ग्रंथि। सबसे ज्यादा कौन बनाता है, तो अधोहनु सबमेंडिबुलर ग्लैंड। और सबसे कम बनाता है कौन, अधोजिह्वा यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये थी हमारे 3 प्रकार की क्या, ग्रंथियां, ठीक है। तो ये तीनों ग्रंथियां क्या निकाल रही है, ये तीनों ग्रंथियां अपने अंदर से क्या निकाल रही है, लार निकाल रही है, ठीक है, सलाइवा। तो आइए हम समझते हैं सलाइवा के बारे में, ठीक है, कि सलाइवा क्या होता है, उसके अंदर यानी लार के अंदर क्या क्या सारी चीजें होती है। तो लार में जब भोजन मिल जाता है, ध्यान देंगे, जब हम दांत हमारा क्या काम किया था, दांत ने भोजन को अच्छे से खूब कुछ कर दिया था, पीस दिया था, ठीक है। अब लार ग्रंथि में क्या निकाला, लार। और जो लार ग्रंथियां लार निकालेंगी तो भोजन लार में क्या हो जाएगा, अच्छे से खूब मिल जाता है। तो जब भोजन लार में मिल जाता है तो उस भोजन को हम भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस। जब हम जो चीज खाए हैं वो हमारे लार में अच्छे तरह से खूब भरा जाएगा तो उसको बोलते हैं क्या, बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। अब आगे हम समझते हैं कि इस लार में यानी कि सलाइवा में क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सलाइवरी एंजाइम। इस लार में, सलाइवा में सलाइवरी एंजाइम होते हैं, ठीक है। इन्हें देखते हैं कौन कौन से एंजाइम होते हैं। सबसे पहला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज को ही हम टाइलिन कहते हैं, ठीक है। तो यह पहला एंजाइम, और यह एमाइलेज वही है जो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यही है जो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, पचाता है। अब अगला है डाइस्टेज। डाइस्टेज का काम होता है मंड यानी स्टार्च का पाचन। मंड क्या होता है, स्टार्च। जो चावल की भूसी होती है उसी को क्या बोलते हैं, स्टार्च, ठीक है। उसमें स्टार्च होता है, उसमें क्या होता है, मंड हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसका पाचन करता है, मंड यानी स्टार्च का पाचन करता है। यह एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। कैसा है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अगला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या होता है हमारे मुख में, यह लार में होता है। यह कीटाणु और जीवाणु क्या करता है, मारता है। जब कोई चीज हम खा लेते हैं, ठीक है, हाथ नहीं साफ था, या हो सकता है भोजन में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पड़ गए हो जो हमारे मुख के थ्रू अंदर चले जाएंगे। तो जैसे ही हम उसे खाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लार में जो लाइसोजाइम पाया जाता है उसे क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है, वो नष्ट कर देता है, ठीक है। और जो लाइसोजाइम होता है यह आंख में भी पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं म्यूलिन, जिसे क्या बोलते हैं, म्यूकस। यह भोजन को क्या बनाता है, चिपचिपा बनाता है। म्यूलिन यानी जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस करते हैं। यह भोजन को पूरी तरह से क्या बनाता है, चिपचिपा बनाता है। देखते हैं जब खूब अच्छे से खूब चबा देते हैं, खूब बढ़िया से खूब चबा देते हैं, लार और खूब मिल जाता है अच्छे से, ठीक है, तो एकदम पूरा लसर लसर करने लगता है। कैसा होता है, लसलसा हो जाता है। कैसा होता है, लसलसा हो जाता है, ठीक है। वो किसके कारण होता है, म्यूकस के कारण होता है। और इसमें पाया जाता है क्या, जल यानी वाटर। यह वाटर क्या करता है, उस भोजन को थोड़ा सा नम यानी गीला बनाता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम आयन, सोडियम आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। तो ये थे क्या, एंजाइम, लार में पाए जाने वाले एंजाइम और घटक। ये क्या थे, लार में पाए जाने वाले एंजाइम और घटक, ठीक है।
इसमें एक बार और समझेंगे। एमाइलेज का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। डाइजेस्ट का काम होता है मड यानी स्टार्च का पाचन। लाइसोजाइम का काम होता है कीटाणु यानी जीवाणु को मारना, नष्ट करना। म्यूलिन यानी म्यूकस का काम होता है भोजन को चिपचिपा लिबल क्या करना, बनाना। जल का काम होता है क्या? उसे थोड़ा सा नम यानी गीला करना। और इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। अब देखते हैं कुछ अन्य बिंदुओं को। पहला बिंदु है लार में सबसे अधिक मात्रा में जल होता है। कितना? लगभग 98%। कोई पूछेगा पूरे लार में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो आप बताएंगे पानी होता है। उसमें क्या होता है? पानी, जल की मात्रा होती है कितनी? लगभग 98%। दूसरा बिंदु है एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में लगभग 1.5 लीटर लार बनता है। ठीक है, एक एडल्ट में यानी हम लोगों में कितना? लगभग पूरे दिन में, एक दिन की बात किया है, कितना लार बनता है? लगभग 1.5 लीटर। लेकिन ये छोटे बच्चे की बात करेंगे तो छोटे बच्चों में लगभग जो 2 से 2.5 लीटर लार बनता है। उसका तो एकदम सुबह से शुरू हो जाएगा तो पूरा जब समझे नहीं आता कब बंद होगा, इसे लगता है कि लार नहीं झरना गिर रहा है। ठीक है, तो बच्चों में 2 से 2.5 लीटर लार बनता है। और इतना नहीं गिरता है कि लड़चूहनी बांधना पड़ता है। ठीक है, बच्चों को इससे कपड़ा क्या आता है? ठीक है, लड़चूहनी बांधना पड़ता है, पूरा कपड़ा खराब कर देता है सब। ठीक है, और इतना लार गिराएगा तो पूरे नीचे एकदम नीचे फर्श एकदम क्या करता है? गीला कर देता है। फिर गीला करने के बाद क्या करता है? खूब अच्छे से लीप देता है, इसे पोत देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला बिंदु है इसमें हमारा लार। लार का जो पीएच मान होता है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 6.8, यानी कि 7 से थोड़ा सा नीचे है, इसलिए यह हल्का अम्लीय होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है। इस बात का ध्यान देंगे, प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप समझिए। ठीक है, कि सबसे पहले मुंह में जो किसका पाचन होता है, तो हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का। और कितना प्रतिशत पाचन होता है? तो लगभग 30% पाचन जो है इसका डाइजेशन किसका? कार्बोहाइड्रेट का हमारे मुंह के अंदर ही हो जाता है। सबसे पहले पाचन की क्रिया यहीं से शुरू होती है। और किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और कितना पाचन होता है? 30% होता है। ठीक है, अब जब इतना चीज हो जाता है तो हमारा भोजन ग्रास नली से क्रमानुकुंचन प्रक्रिया द्वारा आमाशय में जाता है। अब हमारा जो लार ग्रंथियां थी उन्होंने तो अपना काम कर दिया। और जब पूरी तरह से इसका काम हो जाता है तो जो भोजन है वो ग्रास नली मतलब फूड पाइप से होते हुए क्रमानुकुंचन प्रक्रिया द्वारा कहाँ चला जाता है? आमाशय यानी पेट में चला जाता है। तो अब हम अगला समझेंगे कि कैसे भोजन क्रमानुकुंचन द्वारा हमारे पेट में आमाशय में जाता है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।